So hello everyone. JEE Advanced Paper 2 is in front of us. We have analyzed the paper. We have come up with the solutions of the same. Uh, First of all, hope you are doing good. Hope you all are safe and taking good care of your health. Paper, having a look at that, सीधी बात है कि ये थोड़ा सा टफर साइड पर पेपर है, बट देन अगेन देयर वर क्वेश्चंस दैट वर डूएबल. देयर वर क्वेश्चंस जो कि ईजियर साइड पर भी थे, बट कुछ काफ़ी लेंथी एंड कुछ ट्रिकी भी थे. तो ओवरऑल अ गुड क्वेश्चन पेपर इन ऑल सेंसेस. तो अगर आपने अच्छा करा है इस पेपर के अंदर, अगर आपको लग रहा है कि अच्छा करा है, देन यू हैव डन गुड अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. एंड इवन इफ थोड़ा इधर उधर था, आई होप सबके लिए ऐसा ही रहा होगा. सो जंपिंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या कह रहा है. पहला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा सेट्स यूज़ करता है और थोड़ा सा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज़ करता है. एंड अगेन अ गुड कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बट डूएबल. एडवांस है तो थोड़ा तो टफ होगा. S1 क्या कह रहा है कि आई जे के हमारे पास सारे एलिमेंट्स हैं, आई जे एंड के जितने भी कम्बिनेशन है, कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, तो सारे कम्बिनेशन को हमें ये उठाने के लिए बोल रहा है. सेम वे S2 के लिए क्या कह रहा है कि आई और जे है और एक कंडीशन लिख दी है कि 1 शुड बी लेस देन आई विच शुड बी लेस देन J + 2 शुड बी लेस देन 10. दिस इज द इम्पॉर्टेंट कंडीशन. ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है एंड वील हैव अ लुक एट इट एज वी गो फॉरवर्ड इन द वीडियो. S3 क्या कह रहा है, आई जे के कॉमा एल है, जहां पर आई जे के एंड एल आर ऑल अरेंज इन एन असेंडिंग ऑर्डर. अगेन अ फेमस PNC का क्वेश्चन है ये, और उसका ही एक स्मॉल सा बिट उठा करके यहाँ पर रखा हुआ है. एंड S4 के लिए क्या है कि आई जे के एंड एल आर ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. डिस्टिंक्ट है तो दोबारा रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो अगेन अ वेरी क्रिटिकल एग्जाम्पल ऑफ कंसेप्चुअल थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन. सो अब हमें बताना क्या है, इनमें कह रहा है कि अगर सेट एस आर के अंदर में एन आर एलिमेंट्स हैं वेयर आर इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, दैट मीन्स हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि N1 की वैल्यू, N2 की वैल्यू, N3 की वैल्यू, N4 की वैल्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. सो जैसा कि हमने सेट S1 देखा कि इसके अंदर में सारे के सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो अगर सारे के सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, दैट मीन्स जितनी भी पॉसिबल कम्बिनेशंस पॉसिबल हैं वो सारी की सारी कम्बिनेशंस हो जाएंगी. दैट मीन्स आई को उठाने के 1 से 10 के तरीके में कितने वेज हो सकते हैं, 10 वेज हो सकते हैं. सेम वे जे को उठाने के कितने वेज हो सकते हैं, 10 वेज हो सकते हैं. एंड सेम वे के को उठाने के भी कितने वेज हो सकते हैं, 10. तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000. अब हम देखेंगे ऑप्शंस में अवेलेबल है या नहीं, तो N1 1000 अवेलेबल है, दैट इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम्स अ गुड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज N2. N2 के लिए हमें S2 देखना पड़ेगा. तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या दी हुई है कि J + 2 इज लेस देन 10. तो J के लिए जो कंडीशन आ जाएगी वो 8 आ जाएगी. तो J कहाँ से कहाँ तक था हमारा, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो J हमारा 1 से लेकर के 10 तक था. तो अब ये J कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 1 2 3 से लेकर के 8 तक हो जाएगा. यानी कि 8 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो कि J की एग्जिस्ट कर सकती. अब आते हैं कंडीशन 2 के ऊपर. कंडीशन 2 क्या कह रहा है कि आई J + 2, आई शुड बी लेस देन J + 2. तो अब अगर इसको हम यूज़ करेंगे, तो अगर आई की वैल्यू को मैं 1 लेता हूँ, क्योंकि 1 तो ऑब्वियसली ले सकते हैं, 1 से लेकर के 10 तक वैल्यूज़ हैं. आई को अगर मैंने 1 लिया है तो जे को क्या ले सकते हैं, आई को अगर 1 लिया मैंने तो जे को 1 ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, करते करते कहाँ तक, 8 तक ले सकते हैं. करेक्ट. अब अगर मैंने आई को 2 ले लिया तो जे को क्या लेंगे, जे अगेन 1 लिया जा सकता है कि 1 + 2 3 होगा, तो 3 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 2. 2 3 अप टू 8, तो 8 वैल्यूज़ ये होगी, 8 वैल्यूज़ ये होगी. सेम वे आई इज इक्वल टू 3 लेंगे तो जे की वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी. अगर अब हमने आई को 3 लिया है तो जे की वैल्यू 2 से स्टार्ट होंगी और 8 तक जाएंगी, 7 है. ऐसे करते करते 8 से लेकर के 1 तक तो सारा समेशन हो जाएगा, प्लस ये 8 बच जाएगा, इस 8 को आगे लिख दिया. समेशन ऑफ 8 दैट इज 44 प्लस 8, सॉरी समेशन ऑफ 8 इज 36 प्लस 8 दैट इज 44. तो हमारा आंसर आ जाएगा 44. ये भी ऑप्शन में दे रखा है, तो N2 भी हमारा क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा. अब यहाँ पर अगेन S3 बहुत ही कन्वेंशनल PNC का क्वेश्चन कि अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो हम जितने भी कम्बिनेशंस उठाते हैं, सपोज हमने एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट को लगाया है, हमने अगर कम्बिनेशन उसकी बनाई है, तो कोई भी एक अगर हमारे पास बहुत आसान सा एग्जांपल है 1 2 3 है, ठीक है. अब इस 1 2 3 को मैं
तीन तरीके से या जितने भी तरीके से अगर मैं इसको 4 में से अगर मैंने 3 उठा लिए हैं तो 4C 3 वेज में उठाऊंगा। 4C 3 वेज में हम इनको पिक कर सकते हैं। तो अगर 4C 3 वेज में से पिक किया है तो एक जो अरेंजमेंट बनेगा, अब ये 1 2 3 ऐसा भी तो हो सकता है, ये ऐसा भी तो हो सकता है 2 3 1, ये तो सारे इसके क्या आ जाते हैं, ये इसको हम बोलते हैं परम्यूटेशंस, कि हमने ऑर्डर इंपॉर्टेंट चीज़ें करी हैं, कि हमारा जो ऑर्डर है वो भी इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए तो सिर्फ एक ऑर्डर है, जो कि ये वाला असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो अब असेंडिंग ऑर्डर में अगर कोई भी चीज़ होनी चाहिए तो वो सिलेक्शन से होती है। तो 10 में से हमें 4 उठाने, 4 वेरिएबल्स हैं, तो 10C4 हो जाएगा, दैट विल बी 210। ऑप्शंस देख लेते हैं। 220, एक बार हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली हमने कैलकुलेशन भी रीचेक करी, 210 ही है। तो हमारा ये ऑप्शन तो क्या हो गया, ये ऑप्शन तो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। देन वील मूव ऑन टू N4। N4 इज अगेन ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स उठाने। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या होता है, आपके पास ये सेट दे रखा है 1 2 3 अप टू 10, आपको ये सेट दिया हुआ है। अब आपने इस सेट के अंदर में कोई भी एक रैंडम वैल्यू को उठाया, सपोज इस रैंडम वैल्यू को आपने उठा लिया। अब इस रैंडम वैल्यू को अगर आपने उठा लिया है तो आपके पास अब कितनी अवेलेबल चॉइसेस हैं, आपके पास अवेलेबल चॉइसेस इसके अलावा बाकी सारी हैं, दैट मीन्स 9 चॉइसेस हो जाती। तो पहला पिकअप करने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 10 पॉसिबिलिटीज़ हैं। दूसरा पिकअप करने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 9। तीसरा करने की 8 और चौथा करने की 7। तभी हम इंश्योर करेंगे कि ये डिस्टिंक्ट बनेंगे, वरना तो कोई दो एक साथ भी बन सकते हैं। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे और डिवाइड बाय हमको क्या करना है, 12 करना है, तो हम करेंगे तो 420 आंसर आ जाएगा। अब हम इसको देखेंगे तो N4 डिवाइडेड बाय 12 इज 420, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर इसका क्या बन जाएगा, A, B एंड D, दिस विल बी योर आंसर। आई होप सबका सही हुआ होगा। अब आते हैं क्वेश्चन 2 के ऊपर। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन बिकॉज इट मोस्टली यूज अ फॉर्मूला विच विल डिस्कस। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंसिडर अ ट्राइंगल PQR हैविंग साइड्स ऑफ लेंथ्स P, Q and R opposite to the angles P, Q and R respectively, which is the normal convention. Then which of the following is true? Cos P is greater than P square by 2QR. Cos R is greater than equal to Q minus R divided by P plus Q into cos P plus P minus R divided by P plus Q into cos Q. And then option C है हमारा Q plus R divided by P is less than 2 root of sin Q divided by sin P. And if P is less than Q, P is less than R, then cos Q is greater than P by R and cos R is greater than P by Q. तो यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला जो हमें यहाँ पर देखते ही पता चल जाता है, कॉस है तो कॉस फॉर्मूला यूज हो रहा होगा। कॉस फॉर्मूला क्या होता है, कॉस फॉर्मूला को हमने ये लिख दिया। अब अगर हम AMGM लगाएंगे किसमें, Q और R में, Q और R में अगर हम AMGM लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ से ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि हमारा जो Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2QR है, ठीक है। तो अब अगर ये चीज़ है तो अगर हमने इसकी वैल्यू को इस कॉस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दिया, इसकी वैल्यू को इस कॉस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दिया, तो हमने क्या करा है कि बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से रिप्लेस करा है। तो जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो डेफिनेटली उससे बड़ी होगी। दैट मीन्स कॉस P विल बी ग्रेटर देन 2QR माइनस P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2QR। और वहाँ से हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा ये आंसर बन जाता है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। अच्छा, ऑप्शन बी पे जाएंगे। ऑप्शन बी में एक बड़ा अच्छा, कईयों को पता भी नहीं चलेगा कि इसको यूज़ कैसे करना है, बट बड़ा अच्छा यूज़ हुआ है। लाइक आई पर्सनली लाइक इट कि साइन P बाई P इज इक्वल टू साइन Q बाई Q इज इक्वल टू साइन R बाई R इज इक्वल टू जो भी वो इन रेडियस या सर्कम रेडियस होता है। तो अब इसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि ये देखो रेशियोज यूज़ कर रखे हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग कैन बी इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, राइट। अगर वो इस किसी भी कांस्टेंट के इक्वल है, किसी भी कांस्टेंट को इक्वेट करता है, तो आप उसको के टर्म्स में लिख सकते हो। किसी भी कांस्टेंट को इक्वेट कर रहा है, दैट रियली डजेंट मैटर। तो अब आप जब इसको करोगे तो आपने सिंपली इस पहली चीज़ को आपने सिंप्लीफाई किया कि P प्लस क्यू तो आपका एक कॉमन डिनोमिनेटर है, P प्लस क्यू को आपने वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया।
जब p प्लस क्यू यहाँ पर जा चुका है तो यहाँ पर क्या बचता है, r माइनस आर कॉस, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, q cos p प्लस p cos q माइनस r cos p प्लस cos q डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू। अब p प्लस क्यू को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, p प्लस क्यू वहाँ पर चला जाता है ना, p प्लस क्यू इंटू कॉस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू r माइनस आर इंटू कॉस p प्लस कॉस क्यू। इन द सेम वे अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर ये p की जगह पर आप क्या करोगे, k के टर्म्स में अगर आपको डालना भी है तो सपोज आपने p को क्या लिखोगे, साइन p बाई k, तो हर जगह से वो क्या होगा, कॉमन आउट हो जाएगा आपका k। आपने इसको लिखा साइन p बाई k, सपोज p को साइन p बाई k प्लस साइन q बाई k, तो यहाँ से आपका k कॉमन आ गया ना। जब आपका k कॉमन आएगा तो दोनों तरफ k कॉमन आ जाएगा, तो आपका ये टर्म क्या बन जाएगा, साइन p प्लस साइन q, ये टर्म क्या बन जाएगा, साइन p प्लस साइन q कॉस r इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन r माइनस साइन r कॉस p प्लस कॉस q। ठीक है, अच्छा अब साइन p प्लस साइन r, अब इसको आपने सिर्फ सिंप्लीफाई किया, वहां पर ये आ गया, एंड ये जो प्रोसेस आपने यहां पर करा था अब इसका रिवर्स प्रोसेस करना है, दैट इज p के टर्म्स में लिख देना, तो p प्लस क्यू इज ग्रेटर देन r विच इज ऑलवेज टू सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो ये भी बिल्कुल सही है। नाउ जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट यूजिंग द सेम पर्टिकुलर थिंग, क्या है क्वेश्चन में दे रखा है, q प्लस आर डिवाइडेड बाई p, तो q की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, q की जगह पर आप लिख सकते हो साइन q, इसकी जगह पर साइन q, इसकी जगह पर साइन r और इसकी जगह पर साइन p, एंड अगेन क्योंकि k है वो कॉमन आउट होकर के अपने आप कट जाता है। नाउ व्हाट यू विल हैव टू यूज, यू विल हैव टू यूज AMGM की प्रॉपर्टी। अगर आपने AMGM की प्रॉपर्टी यूज करी है तो q प्लस आर शुड बी लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू रादर, यहाँ पर अगर आपने इसकी जगह पर स्मॉल q रखा, इसकी जगह पर स्मॉल r रखा, इसकी जगह पर स्मॉल p रखा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 रूट ऑफ क्यू आर बाई पी। दो तरीके हैं इसको करने के, पहला तरीका है कि q की जगह पर आप साइन q और साइन r और साइन p रख दो, या फिर साइन q की जगह पर आप q r और p रख दो, तो p एंड p विल कैंसिल आउट, p एंड p विल कैंसिल आउट, दीज टू विल कैंसिल आउट, बट then q plus r should be less than equal to qr, 2 root of qr, and we had seen here, यहाँ पर हमने क्या देखा था, ये जो चीज़ हमने यूज़ करी थी am greater than equal to gm, तो q plus r should be greater than or equal to divided by 2 qr होना चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए, बट यहाँ पर तो ये आ नहीं रही है, तो ये तो नहीं है, फॉल्स है। अब अगर p एक स्मॉलेस्ट साइड है तो एनी वन ऑफ q एंड r विल बी ऑब्ट्यूज, कोई तो एक ऑब्ट्यूज होना चाहिए, क्योंकि तीनों तो एक्यूट एंगल्स नहीं होंगे, क्योंकि अगर एक स्मॉलेस्ट साइड है तो हेंस कॉस क्यू और कॉस आर विल बी नेगेटिव। अगर दोनों में से कोई भी नेगेटिव होता है तो कॉस क्यू इज इक्वल टू पी बाई आर एंड कॉस आर इज ग्रेटर देन पी बाई क्यू। अब अगर ये दोनों चीज़ हैं तो दोनों में से कोई एक तो नेगेटिव होना चाहिए, और यहाँ पर क्या कह रहा है इस ऑप्शन के अंदर में कि दोनों ग्रेटर देन, इफ p इज लेस देन q एंड p इज लेस देन r, कहने का मतलब p स्मॉलेस्ट साइड है, p स्मॉलेस्ट साइड हो जाती है, अगर p स्मॉलेस्ट साइड हो जाती है तो दोनों में से कोई एक तो नेगेटिव होना चाहिए। अब अगर ये नेगेटिव होगा, ये अगर नेगेटिव हो गया तो ये भी अगर नेगेटिव हो गया, तो क्या कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव हो सकती है इनमें से, नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो साइड्स हैं ये कभी भी नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये नेगेटिव पॉसिबल नहीं है तो हमारा ये भी आंसर क्या हो जाएगा, फिर हमारा ऑप्शंस क्या बन जाएंगे, ए और बी, हमारा आंसर आ जाएगा ए और बी, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव है नहीं और ये वाला हमने प्रूव कर दिया था। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमसे क्या कह रहे हैं कि एक फंक्शन है f जो कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, विच इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 3 f ऑफ t dt इज इक्वल टू 0 एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो यहाँ पर एक बड़ा क्रिटिकल थिंकिंग वाला पार्ट आ जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे, कि आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से इसको fx में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बड़ा सिंपली एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन दे दिया है, एक फंक्शन है जिसकी 0 पर वैल्यू 1 है और 0 से लेकर के पाई बाई 3 की जो उसका एरिया है वो भी 0 हो जाता है, तो सिमेट्रिक है, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। बट लेट्स सी कि अगर आपके पास ये 0 से पाई बाई 3 में एक फंक्शन दे रखा है जिसका
डिफरेंशिएशन रेंज क्या है? डिफरेंशिएशन रेंज है 0 से π/3। तो आप ये करेंगे कि आपको ये दे रखा है, ये 0 है, ठीक है। आपने दोनों तरफ माइनस साइन 3x लिया और यहाँ पर भी माइनस साइन 3x ले लिया। जब आपने दोनों तरफ माइनस ऑफ साइन 3x लिया है तो यहाँ पर आपका ये एफ ऑफ टी डी टी माइनस साइन 3x बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस साइन 3x। अब इस पूरे फंक्शन को आपने gx मान लिया। ये जो पूरा फंक्शन था, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, अगर आप इस पूरे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हो तो ये क्या बन जाता है? एफ ऑफ एक्स माइनस 3 cos 3x इज इक्वल टू माइनस 3 cos 3x। तो g ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3 cos 3x। तो इफ g ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3 cos 3x, अगर x की वैल्यू π/3 होती है तो gx 0 हो जाता है। अगर x की वैल्यू π/3 और gx हमारा क्या था? gx हमारा था एफ ऑफ एक्स माइनस कॉस 3x, और यहाँ पर क्या बोल रहा है? एफ ऑफ एक्स माइनस कॉस 3। तो द क्रिटिकल थिंकिंग पार्ट वॉज कि आपको माइनस साइन 3x करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको वहाँ पर वो डिफरेंशिएशन लगाना था। डिफरेंशिएशन लगाओगे तो ऑब्वियसली हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि सेम वे माइनस 3 साइन 3x में माइनस 6/π होना चाहिए फॉर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। फॉर एटलीस्ट, तो gx तो हमारा आ गया था, gx हमारा क्या था? माइनस 3 cos 3x। इसको हम रख देंगे 6/π के इक्वल, यही तो दे रखा है, माइनस ऑफ 6/π रादर, ये दे रखा है माइनस ऑफ 6/π। अगर ये माइनस ऑफ 6/π है तो ये माइनस ऑफ माइनस कैंसिल, माइनस और माइनस कैंसिल, यहाँ पर ये पॉजिटिव आ जाता है। अब अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो बड़ी सिंपल सी बात है कि इफ x एलिमेंट 0, π/3 है तो एक पॉजिटिव वैल्यूज या एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, क्योंकि 3x हमारा क्या है? 0 से π के बीच में, तो एक वैल्यू तो होगी। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। नाउ देयर इज गिवन लिमिट x टेंडिंग टू 0 x 0 टू x एफ ऑफ टी डी टी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर 0 वैल्यू रखते हैं तो ये फंक्शन या फिर ये जो पूरा पार्ट है ये तो 0 को टेंड कर ही जाएगा। ये पूरा पार्ट 0 को टेंड कर जाएगा और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1, सॉरी 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? 0/0 हो जाएगा। तो अगर ये पार्ट हमारा 0/0 होता है तो डायरेक्ट 0/0 कॉल्स फॉर एल हॉस्पिटल रूल। तो अगर एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पर लगाएंगे तो 0 से x दे रखा है, 0 से x एफ ऑफ टी डी टी। सबसे पहले हमने क्या करा? u डॉट वी है तो डी यू वी डी यू प्लस यू डी वी लगाएंगे, राइट। अगर ये फंक्शन हमने लगा दिया है तो x का डिफरेंशिएशन तो क्या हो गया? 1 हो गया। 0 टू x एफ ऑफ टी डी टी नो चेंज प्लस x इंटू एफ ऑफ एक्स। अगेन यहाँ पर माइनस में क्या आ जाएगा? नीचे 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस में क्या आ जाएगा? 2x e टू द पावर एक्स स्क्वायर। नाउ अगेन पुट द वैल्यूज x टेंडिंग टू, यहाँ पर हमारा लिमिट वही चला आ रहा है x टेंडिंग टू 0। तो अगर x टेंडिंग टू 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 0 कॉल्स फॉर 0 अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये एफ एक्स प्लस एक्स को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, सेम कौन सा रूल से? u डॉट वी रूल। क्या हो जाएगा? x प्लस एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, राइट। अब अगर हम 0 को पुट कर, और नीचे वाला भी सेम वे u डॉट वी रूल से हो जाएगा। अब अगर हम 0 को पुट करते तो ये आ जाता है एफ ऑफ 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय -2, एंड दिस एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी थी, एफ ऑफ 0 वॉज गिवन एज 1। तो अब अगर एफ ऑफ 0 हमें 1 दे रखा था तो हम यहाँ पर 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ऑप्शन को देखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक है, हमारा ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक होता था और ये वाला भी बिल्कुल ठीक हुआ था। 3 ऑप्शंस तो बिल्कुल ठीक आ गए। नेक्स्ट पार्ट, साइन एक्स दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x एफ ऑफ एक्स डी टी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। एज पिछला पार्ट जो हमने करा है ये भी 0/0 ही होगा। अगर ये 0/0 हुआ तो सबसे पहले हमने साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है, u डॉट वी रूल। तो रिमाइंड, अगर भूल जाओ तो, अगर साइन एक्स को हमें करना है तो कॉस एक्स हो जाएगा 0 से x एफ ऑफ एक्स डी टी प्लस साइन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2x। अगेन यहाँ पर 0 पुट करो, कॉस एक्स की वैल्यू तो 1 हो जाती है लेकिन 0 से 0 इज 0 प्लस
साइन एक्स की वैल्यू ये भी ज़ीरो हो जाएगी, ये वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। तो अगेन क्या बन जाता है, 0/0 का फॉर्म। 0/0 का फॉर्म बनेगा तो एक और बार डिफरेंशिएशन होगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ तो माइनस साइन एक्स 0 से एक्स एफ ऑफ एक्स डी टी प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो नहीं होगा, अब होगा हमारे इस इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाता है एफ एक्स प्लस कॉस एफ एक्स प्लस साइन एफ डैश एक्स। ठीक है, अब वापस से आप जीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स की वैल्यू इस वैल्यू को तो जीरो कर देगा, इस वैल्यू को 1 इंटू ये क्या हो जाएगा 1 इंटू एफ ऑफ ज़ीरो, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 इंटू एफ ऑफ ज़ीरो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 2/2 इज़ 1। ऊपर ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है -1। ये तो गलत बात है। हमारा आंसर क्या बन जाता है इसका, हमारा आंसर बन जाता है ए बी एंड। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन है। तो इट वॉज गुड अमाउंट ऑफ लेंथी क्वेश्चन, बट देन अगेन वी हैव टू डू इट एनी हाउ। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वॉज अगेन अ गुड एनालिसिस क्वेश्चन। इसके अंदर में आपको सिर्फ क्या एनालाइज करना था कि अल्फा और बीटा के वैल्यूज़ क्या क्या होनी है, और उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली ही बाकी सारी चीज़ों को चेंज करना है। तो अल्फा और बीटा के वैल्यूज़ को अगर हम एनालाइज करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कुछ एक चीज़ बन रहा है। सबसे पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, बड़ा सिंपल सा है कि ई टू द पावर जो भी यहाँ पर y के साथ में फंक्शन लिखा हुआ है वो dx, ई टू द पावर अल्फा एक्स आ गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x ई टू द पावर बीटा एक्स इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स dx। ठीक है, तो अब आपका जो फंक्शन बन जाता है वो पूरा फंक्शन आपका ये बन जाता है y इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स, y इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स dx। ठीक है, अब आपको ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शंस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो y है ये तो आपका अल्फा, आपका जो y है वो तो एफ एक्स है। यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो y को तो आप एफ एक्स रख दो, इज इक्वल टू 1/e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर अल्फा एक्स है रादर, यहाँ पर e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स dx। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ बन जाती है। अब यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या वैल्यूज रखेंगे कि ये पर्टिकुलर चीज़ एग्जिस्ट कर जाए। तो e टू द पावर अल्फा एक्स है यहाँ पर क्या है, नीचे क्या दिया हुआ है 1/e टू द पावर अल्फा एक्स। यहाँ देखोगे तो क्या है e टू द पावर -x है। दैट मीन्स ये लिखेंगे तो e टू द पावर अल्फा एक्स होगा, तो डेफिनेटली अल्फा की वैल्यू तो 1 होनी चाहिए। इतना हमें पता चलता है कि अल्फा की वैल्यू एक ऑप्शन के लिए तो 1 होनी चाहिए, क्योंकि अल्फा और बीटा हमें कुछ नहीं पता क्या है। तो अल्फा और बीटा अगर हमें कुछ नहीं पता है तो हम सिंपली इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हुए आएंगे तो हमारे पास कुछ ये फाइनली फंक्शन बन जाएगा, बड़ा गंदा सा, बट देन गंदी चीज़ को ही करना पड़ता है। ये फाइनली हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा। अब अगर ये फंक्शन बना है तो एफ ऑफ एक्स इस टर्म पे आ चुका है। अब अगर इस टर्म पर आया है तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते जा रहे हैं, बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, तो उसके बाद फिर हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, और हम ट्राई करेंगे कि अल्फा और बीटा के टर्म्स में ही आए ताकि एक बार में हमारा काम खत्म हो जाए। अब यहाँ पर अगर अल्फा और बीटा को 1 डाल दिया हमने, अल्फा और बीटा को 1 डाला है, तो हमारा ये कुछ फंक्शन बन जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स बाई टू इंटू एक्स माइनस 1/2 प्लस ई टू द पावर -x इंटू ई माइनस ई स्क्वेयर बाय 4, which apparently is option number C, if I am not wrong. It is option number C, which is right. Now if हमने यहाँ पर क्या देखा था कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था वो अल्फा प्लस बीटा आया था। अब ये अल्फा प्लस बीटा अगर 0 हो जाए, अभी तो हमने क्या कंडीशन मानी कि अल्फा प्लस बीटा 0 ना हो, अल्फा और बीटा दोनों 1 हो जाए। अब अगर ये अल्फा और बीटा 0 हो जाएगा, अब ये 0 कैसे पता चला है, 0 हमें ऐसे पता चला है कि हमने देखा कि जब ये यहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जब हम यहाँ पर इस पूरी चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमारा e टू द पावर -x आना चाहिए। e टू द पावर -x ने ये बता दिया कि अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए।
ई टू द पावर माइनस एक्स ने बताया है कि अल्फा की वैल्यू प्लस अल्फा है, अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, सॉरी प्लस का, ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ई टू द पावर माइनस एक्स ने ये चीज़ बता दिया। बट हमने जब यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों को 1 रखा तो हमारे पास ई टू द पावर एक्स कट करके यहाँ पर ऊपर ई टू द पावर एक्स बना। जब हमने अल्फा को भी 1 रखा और बीटा को भी 1 रखा तो वी डेफिनेटली टू गेट ई टू द पावर माइनस एक्स हमें बीटा को कम करना पड़ेगा। तो बीटा कम कैसे होगा, अल्फा प्लस बीटा को हमें एक बार 0 रख के देख लेते हैं। प्योरली हिट एंड ट्रायल मेथड है। अल्फा प्लस बीटा को हमने एक बार 0 रख के देखा। अब हमने जब 0 रख के देखा है तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाता है। यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा पूरा फंक्शन ये बन जाएगा, ये वाला फंक्शन बनेगा। और उसके बाद फिर अल्फा को आप अगेन से 1 रख दो क्योंकि ये हमेशा यहाँ पर जा रहा है, दैट इज 1 अपॉन ई टू द पावर अल्फा एक्स हो रहा है। और 1 अपॉन ई टू द पावर अल्फा एक्स हो रहा है तो अगेन y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ई माइनस हाफ हो जाएगा। तो इससे हमारा अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ए और सी हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो ए और सी हमारे ऑप्शंस करेक्ट हैं इसके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अगेन लेंथी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 भी। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन द ईजियर साइड, दिस इज अ चिल क्वेश्चन, इतना ज़्यादा इसमें लोड नहीं है। अगर आप देखोगे तो ओ ए यहाँ पर दे रखा है आपको, ओ बी दिया हुआ है, ओ ए की वैल्यू ये है, ओ बी की वैल्यू ये है, ओ सी लैम्डा के टर्म्स में दे रखा है, एंड ओ बी क्रॉस ओ सी इज गिवन एज, इसका मॉड्यूलस इज गिवन एज 2, 9/2। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ ओ बी एंड ओ सी। ओ बी की वैल्यूज हमें पता है, ओ सी की वैल्यूज ओ ए और ओ बी के टर्म्स में पता है, एंड ओ ए एंड ओ बी पता है। तो ओ बी क्रॉस जब हम करेंगे तो ये ओ बी क्रॉस ओ बी वेक्टर, कोई भी वेक्टर को, वी वेक्टर को अगर आप वी वेक्टर के साथ क्रॉस करोगे भैया वो तो 0 ही हो जाएगा। जब आप किसी और के साथ करोगे तो डेफिनेटली कुछ आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है माइनस लैम्डा बाई 2 ओ बी वैक्टर क्रॉस ओ ए वैक्टर। ना ओ बी वैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा इसका वैल्यू। इट इज ऑल्सो गिवन दैट दिस मॉड्यूलस, दिस पर्टिकुलर मॉड्यूलस इज इक्वल टू 9/2। तो ओ बी क्रॉस ए सी की वैल्यू ये आ गई, ओ बी क्रॉस ओ ए की वैल्यू। अगर ओ बी क्रॉस ओ ए की वैल्यू ये आई है तो ओ बी क्रॉस ओ सी की वैल्यू हमने यहाँ पर देखी थी क्या होगी, माइनस लैम्डा बाई 2 ओ बी वेक्टर क्रॉस ओ ए वेक्टर। तो हमने उसकी जस्ट वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दिया, इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दिया है। अगर वैल्यूज़ को पुट किया है तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है या फिर जो रिजल्ट आ रहा है वो 9/2 के टर्म्स में, 9/2 इज इक्वल टू -3 लैम्डा बाई 2 इंटू 3। लैम्डा की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 1। तो ओ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ बी माइनस ओ ए ना, ओ सी वैक्टर भी क्लियर हो जाता है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ दी हुई थी, ओ ए दिया हुआ था, ओ बी दिया हुआ था और ओ सी दिया हुआ था। लैम्डा ग्रेटर देन 0 दे रखा था। इफ दिस इज दिस, प्रोजेक्शन बताना है। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला है ओ सी डॉट ओ ए डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ओ ए, क्योंकि ओ सी का ओ ए पे प्रोजेक्शन निकालना है। तो यहाँ से हमारी वैल्यूज आ जाती है -3/2। एरिया ऑफ ओ ए बी हाफ ऑफ ओ ए वैक्टर इंटू ओ बी वैक्टर, आंसर आ जाता है 9/2। एरिया ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। अब आपको नहीं पता कि ए बी और ए सी क्या है, तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सी चीज़ करनी है कि ए बी वैक्टर को ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर लिख देना है, माइनस आई कैप माइनस 4j कैप प्लस के कैप बन जाएगा। एंड ए सी वैक्टर को ओ सी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर लिख देना है, जो कि ये बन जाएगा। अब ए बी क्रॉस ए सी कर दो, आंसर आ जाता है आपका 9/2, क्योंकि हमें हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी निकालना है, एरिया ही तो निकालना है। तो एरिया तो हाफ होता है, एरिया हमारा क्या होता है, एरिया हाफ हो जाता है। अब अगर नेक्स्ट पे आते हैं, एक्यूट एंगल डी, तो एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स, आपके पास ये वेक्टर v1 डायगोनल है और ये वेक्टर v2 डायगोनल है, दो डायगोनल्स दिए हुए हैं। तो आपको अब इसका वेक्टर निकालना है। तो अगर आपको v1 निकालना है तो आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज़ पता है, ओ सी एंड ए है, ये जो आएगा ये इन दोनों का वेक्टर सम होगा। ये वाली जो पर्टिकुलर चीज़ है ये इन दोनों का वेक्टर सम है। तो इन दोनों का वेक्टर सम निकाल लो और इन दोनों का वेक्टर सम निकाल लो,
उन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, cos थीटा ये आ जाएगा। सेम वे 6/3√20 आ रहा है, और ये कहीं से भी किसी भी एंगल से π/3 के तो इक्वल है ही नहीं। π/3 तो हमारा हमको बहुत आसानी से पता होता है। हमारे आंसर्स बन जाएंगे A, B एंड C बिकॉज वी हैड प्रूव देम टू बी इक्वल, प्रूव देम टू बी राइट। A, B एंड C, आंसर इज A, B एंड C। क्वेश्चन 6 के अंदर में देखेंगे, क्वेश्चन 6 इज अ वेरी थियोरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें कि बहुत कम करना पड़ा है, जो भी मेहनत करनी पड़ी है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास दे रखा है कि पैराबोला है और एक पर्टिकुलर पॉइंट है -2,4 जो कि डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर जाएगा। ये तो डायरेक्टली देखते ही पता चल गया कि ये डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है। लेट Q एंड Q डैश बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन E, Q एंड Q डैश बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन E। फिगर अगर हम देखेंगे तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी। Q एंड Q डैश E पर कोई भी डिस्टिंक्ट पॉइंट है, हमें नहीं पता क्या है। ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स के से अगर कोई भी पेयर ऑफ टेंजेंट्स आती हैं हमेशा क्या होती हैं, 90 डिग्री पर होती हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट्स अगर आती हैं तो क्या होती हैं, राइट एंगल बनाती हैं। तो ये तो राइट एंगल तो बिल्कुल सही हो जाता है। QP Q' इज अ राइट एंगल। नाउ यू नीड टू चेक दैट QP Q' राइट एंगल होगा या नहीं होगा। QP Q' इज अ राइट एंगल बिकॉज ये तो 90 डिग्री बनता ही है। सॉरी, फर्स्ट वाला नहीं है, फर्स्ट वाला ऑब्वियस नहीं है, बट सेकेंड वाला तो ऑब्वियस है। Then the triangle PFQ is a right angle triangle. PF and Q, ये PF and Q राइट एंगल ट्रायंगल होगा या नहीं होगा, ये चीज़ हमें देखना है। तो फोकस हमको पता है कहाँ पर है, 2,0 पर है। ऑल्सो इट इज़ अ पॉइंट कि जो फोकल कॉर्ड होता है, ये जो Q डैश होगा, Q डैश होगा, ये एक फोकल कॉर्ड होगा। और डायरेक्ट्रिक्स से कोई भी लाइन अगर हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, जैसे कि PF है, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा Q डैश के। अगेन अ प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन, Q डैश के परपेंडिकुलर है तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देन द डिस्टेंस बिटवीन देम, क्योंकि हमें P पता है, हमें F पता है, 2,0 है। F अगर हमारा 2,0 है, वहाँ से डिस्टेंस फार्मूला से वैल्यू निकालो, ये भी सही आ रही है। ये भी शायद 5√2 ही आ रही है। सॉरी, 5√2 नहीं आएगी। लेट्स चेक इट, -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, रूट, राइट। तो वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, 4 स्क्वायर दैट इज 16 + 16 दैट इज 4√2 आ जाएगा। तो 5√2 की जगह वैल्यू है 4√2। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। देन F lies on joining the points which is perfectly correct, so this is also correct। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A, B and। so this was pretty much it from section 1। सेक्शन 1 में आई वुड से क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला बहुत लेंथी था, लेट्स जस्ट चेक इट। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 वाज लेंथी, क्वेश्चन नंबर 3 वाज लेंथी, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन वाज गुड। So 2, 3 and 4 were good. 1, 5 and 6 were moderate. So let's now check other parts as well. अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 2 के बारे में। सेक्शन 2 was basically again a pair of questions and that are interrelated. So now when we are moving on to question number 7 and 8. So question 7 and 8, again this was a question that was the trickiest of all. Like it initially took some time and then we were like, oh wow, this could be a solution for that. So it was the trickiest of all. So considering this equation, let's just see what this question has to say. Consider the region R is equal to x comma y. So we are considering a region that is x comma y and x greater than equal to 0, y square is less than equal to 4 minus x. So y square less than equal to 4 minus x. So this is clearly a parabola. So clearly a parabola that is somewhere like this, and this point is 4, 0. So let F be the family of circles that are contained in R, and have the center on the x-axis. So the center of the circle will always lie on the x-axis. That means the circle will be, this circle will be symmetric, and hence will have only one value of x for sure, because if it is symmetric and it is touching, as it is said, have centers. Let C be the circle that has the radius and largest radius among the circle in F,
let alpha comma beta be a point where the circle C meets y square is equal to 4 minus x. So basically the figure will be something like this. इस तरीके का फिगर होगा. यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो सर्कल है ये इन दो पॉइंट्स पर मीट कर रहा है एंड ऑब्वियसली ये दोनों जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, सिमेट्रिकली अपोजिट होंगे. अब यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने वाली है जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है. वो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि ये जो पॉइंट होगा, अगर हम लार्जेस्ट सर्कल देख रहे हैं तो हमें एक बार देखना पड़ेगा कि ये इस पॉइंट को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर ये इस हम कंसीडर करते हैं अगर ये इस पॉइंट को टच कर रहा है तो ये r हो जाएगा. तो जो h,0 हमने माना हुआ है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, r,0. तो अब हमारे सर्कल की जो इक्वेशन थी जहाँ पर हमने इनिशियली ये लिया था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन थी. उसकी जगह पर अब सर्कल की इक्वेशन में क्या आ जाता है, h को रिप्लेस कर देंगे हम r की वजह से. रीज़न क्या है, वी नीड टू फाइंड द लार्जेस्ट सर्कल. तो सबसे बड़ा सर्कल क्या पॉसिबिलिटी बनती है, ये सर्कल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है. वाई, बिकॉज अगर ये नेगेटिव हुआ तो जो हमारा y है वो नेगेटिव हो जाएगा. अगर ये नेगेटिव होता है, सॉरी, जो हमारा x है वो नेगेटिव हो जाएगा. एंड यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो जो लार्जेस्ट सर्कल बनेगा वो तो इस बाउंड्री कंडीशन पे ही बन सकता है, यहाँ पर ही. ये इसकी एक बाउंड्री कंडीशन हो सकती है. अब ये हमें चेक करना है कि क्या ये बाउंड्री कंडीशन वाला सर्कल हमारे पैराबोला को टच कर सकता है या नहीं. तो अगेन इट इज़ अ क्वाइट intelligent guesswork I would say, because first you have to check whether a circle is touching a part of y-axis or not, and once it is touching a part of y-axis, is it touching the parabola or not. So it gets trickier in that sense. So once you have done that, then the equation will be very easy, then the whole part is very easy. जब आपने एक बार ये कर लिया तो x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाता है वो ये आ जाएगा. ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल. हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है. अब हमें क्या करना है, हमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमें ये दोनों पॉइंट्स को निकालना है कि ये दोनों पॉइंट्स होंगे क्या. अगर हम इसे कुछ भी मान लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स होंगे क्या. ये दोनों पॉइंट्स एग्जिस्ट तो कुछ इस तरीके से करेंगे कि अल्फा कॉमा बीटा, और ये वाला पॉइंट का अल्फा कॉमा माइनस बीटा हो जाएगा. ये करेगा तो एग्जिस्ट इसी तरीके से करेगा, ठीक है. तो कोई भी एक पॉइंट को हम वो कंसीडर कर सकते हैं. अब अगर ये पॉइंट को हमने कंसीडर करा है तो अब हम इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे. तो ये जो वाई स्क्वायर की वैल्यू है इसको हमने यहाँ पर पुट कर देना है. जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी. नाउ इट इज़ वेरी बट ऑब्वियस दैट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन विल हैव 1x वैल्यू. अगर ये इसकी सिर्फ एक x वैल्यू है, 1 वैल्यू ऑफ x, कहने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स हैं एंड इक्वल रूट्स हैं. और इसके कहने का मतलब क्या होता है कि भाई सीधी बात है, d इक्वल्स टू 0 हो जाना चाहिए. अगर d 0 हो जाता है तो यहाँ पर हमने d 0 पुट कर दिया है. अब d 0 देखना है तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास r की दो वैल्यूज आएंगी. अब r की दो वैल्यूज आ सकती है और हमारा सेंटर क्या था, r,0. अब अगर r,0 हमारी दो वैल्यूज आ रही हैं तो इसमें हम नेगेटिव ले नहीं सकते. क्यों, क्योंकि इनिशियली ही हमको बोल दिया गया है, क्या, हमको इनिशियली ही बोल दिया गया था ये वाला पार्ट कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हम डेफिनेटली उसको चेंज नहीं कर सकते. तो अब हमने क्या करा कि हमने r की वैल्यू को 3/2 ले लिया. अब जब r की वैल्यू को हमने 3/2 लिया है तो यहाँ पर हमने सिंपली r की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया. जब हमारा ये वैल्यू आ गया है तो अब हमारे पास जो इनिशियल इक्वेशन थी वो ये थी. इसमें अगर हम r की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज दिस +4, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, डायरेक्टली 2 आ जा रही है. और r क्या आ गया था हमारा, 3/2 आ गया था. तो हमारे दो आंसर्स बन जाएंगे. और हमें बताना क्या है, अल्फा कॉमा बीटा था जो लाइन पर टच कर रहा था, तो x वाला ही बताना है. तो x अल्फा हो जाएगा, दैट इज 2. एक का आंसर 2 और दूसरे का आंसर
1.50। इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन इट वाज अ फेयरली ईजियर साइड पे क्वेश्चन कह सकते हैं, या मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बिकॉज इट वाज मोस्टली एनालाइजिंग द क्रेस्ट एंड ट्रफ्स दैट आर अवेलेबल विद इन अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो यहाँ पर एक फंक्शन हमको दिया हुआ है जिसका डोमेन एंड रेंज दे रखा है, एंड दूसरे फंक्शन का डोमेन रेंज दिया हुआ है, उसकी डेफिनेशन दी हुई है। एंड f1x इज डिफाइंड फ्रॉम 0 to x. It is written 0 to x product of j equals to 1 to 21 t minus j whole to the power j, राइट। सो अब ये हमारा फंक्शन है और हमको क्या बोल रहा है, और दूसरा एक फंक्शन दे रखा है 98x minus 1, 98x minus 1, rather this is not included in the function, 98x minus 1 whole to the power 50 minus 600 into x minus 1 whole to the power 49 plus 2450. m and n denotes the mi and ni denotes the number of points of local minima and the number of points of local maxima of a function fi. तो m1 इसका है, n1 इसका है, m2 इसका है और n2 इसका है। नाउ बेस्ड ऑन दैट ओनली हमको आगे की थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। तो f1x में हमें क्या दे रखा है, f1x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, यहाँ पर इस पोजीशन पे हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, तो हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन बन जाता है। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड दिस पर्टिकुलर फंक्शन। वो फंक्शन कुछ इस तरीके का दिखता है। इस पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, फंक्शन x माइनस 1, x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर क्यूब अप टू x माइनस 21 का टू द पावर 21। इसके आपको मैक्सिमा एंड मिनिमास देखने। हाउ डू यू सी दैट? सबसे पहले आप अपने डोमेन को देखोगे, आपका डोमेन 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप 0 पर पुट करके देखो। 0 पर अगर आपने देखा तो ये पर्टिकुलर चीज़ नेगेटिव हो जाती है, ये पर्टिकुलर चीज़ क्या हो जाती है, अगर आप यहाँ पर 0 रखोगे ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, करते करते यहाँ तक नेगेटिव होगा। इन द सेम वे ये आपने जब x इक्वल्स टू 0 पुट किया, x इक्वल्स टू 1 के अराउंड की चीज़ अगर आप देखोगे, x इक्वल्स टू 1 पे तो ऑब्वियसली 0 होना है, बट उससे पहले हमें देखना है x इक्वल्स टू 1 माइनस। देखो 1 माइनस देखोगे तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, एंड सो ऑन चलता रहेगा। x इक्वल्स टू 1 प्लस देखोगे तो अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, अब ये नेगेटिव है, अगला चीज़ माइनस होगा, 4 होगा टू द पावर वो पॉजिटिव होगा। इसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज x माइनस 5 टू द पावर 5 है, x माइनस 6 टू द पावर 6 है। इस तरीके से आपको चेंजेस को एनालाइज करना है, और आप जब चेंजेस को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे हर एक फोर्थ के बाद एक एक एग्जिस्ट करता है, यानी कि 1 के बाद 5 में आपका क्या होगा, 5 माइनस पर से पॉजिटिव रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर 5 माइनस पर पॉजिटिव था तो 5 माइनस के बाद, यानी कि 5 के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव से जब नेगेटिव में शिफ्ट करेगा तो उसका वो साइन चेंज हुआ है, वहाँ पर के बीच में कहीं ना कहीं 0 आया होगा। दैट मीन्स वो एक मैक्सिमा या मिनिमा रहा होगा। कहने का मतलब अगर आपका फंक्शन कुछ ऐसा है, कुछ इस तरीके का फंक्शन है, तो सपोज आपका फंक्शन पहले यहाँ पर 0 हुआ, फिर यहाँ 0 हुआ, यहाँ पर 0 हुआ, यहाँ पर 0 हुआ, यहाँ पर 0 हुआ, यहाँ पर 0 हुआ, बट ओवर द होल पीरियड ये फंक्शन क्या रहता है, ओवर द होल पीरियड ये फंक्शन या तो नेगेटिव रहेगा, या उसके बाद नेगेटिव के बाद, जैसे यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है फंक्शन, और उसके बाद इस पोजीशन पर ये पॉजिटिव हो गया, उसके बाद वापस से जा करके वो नेगेटिव होगा। इस तरीके का एनालिसिस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके जो जम्प्स आएंगे वो 4 + 4 + 4 + 4 के जम्प्स होंगे, एंड दैट विल बी 6 इन नंबर्स। इन द सेम वे 3 to 7 जाएगा, 7 to 11 जाएगा, 11 to 15 जाएगा, एंड 15 to 19 जाएगा, सो दैट विल बी 5 इन नंबर। नेक्स्ट फंक्शन अगर हम देखेंगे दैट इज़ प्रिटी ईजियर, बिकॉज वो डायरेक्टली न्यूमेरिकल नंबर है। तो f2 उसका क्या आ जाता है, 98 × 50 x माइनस 1 होल टू द पावर 49 माइनस 600 × 49 इंटू x माइनस 1 होल टू द पावर 48। नाउ 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, अगर आप एक बार इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये फंक्शन बन जाएगा। नाउ दिस इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन, सॉरी टू द पावर इवन है, यानी कि x टू द पावर n में ये n आपका इवन है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा।
अगर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो इसको तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है इन केस ऑफ एफ डैश एक्स। आपको वरी क्या करना है एक्स माइनस सेवन का। सेवन से पहले, सेवन माइनस पर ये नेगेटिव है और सेवन प्लस पर ये पॉजिटिव है, तो साइन चेंज है वो कहीं यहीं हो रहा है। एक फंक्शन पॉजिटिव जा रहा था उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा, कुछ इस तरीके का फंक्शन होगा, तो सेवन के अराउंड होगा। अब हमें चेक ये करना है कि ये लोकल मैक्सिमा है कि ये लोकल मिनिमा है। वो कैसे चेक करेंगे? F2 डबल डैश सेवन से चेक करेंगे। अगर आप डबल डैश लेते हो तो ये डायरेक्टली क्या कन्वर्ट हो जाता है, 49 सॉरी रादर 48 x माइनस वन होल टू द पावर 7 पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा और उसके बाद ये x माइनस सेवन आता है। ठीक है, तो 7 पर इसकी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस x माइनस वन होल टू द पावर 48, 98 इंटू 50 और x माइनस सेवन की वैल्यू को क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो पार्ट होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका F2 डबल डैश सेवन भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये एक लोकल मिनिमा है। तो मिनिमा इसका एक है, मैक्सिमा जीरोज हैं, क्योंकि n हमारा क्या था, मैक्सिमा था। अब यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यूज़ क्या क्या दे रखी हैं, इस पॉइंट पर m1 की वैल्यू थी 6, n1 की वैल्यू थी 5, m1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, m1 n1 6 और 5, और यहाँ पर m1 की वैल्यू 1 और n1 की वैल्यू 0 को पुट। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 11 एंड 12, अगेन फंक्शंस एंड इंटीग्रेशन का एक अच्छा सा मिक्सचर है इस क्वेश्चन का। We'll consider it as a pretty decent question. So this question says there are two functions, that is first function is gi and the second function is f. So gi is ranging from pi by 8 to 3 pi by 8 and f is ranging from the same, so you don't need to really worry about the domains and the ranges because of respective functions. So g1x is given as 1, g2x is given as 4x minus pi and fx is given as sine square x. So x element is pi by 8 to 3 pi by 8. So si is given as, where si is 1 and 2, so that means directly you need to understand that there are two integrations that are possible, that is s1 and s2. s1 says f1 fx g1x dx and s2 says fx g2x dx, right? So the basic difference is g1 and g2. So now once you are analyzing that, so g1x is here given as 1, g2x is given as 4x minus pi, fx is given as sine square x. So now when we come to integration, the integration of si will be this particular thing, 3 pi by 8, 2 pi by 8 fx gi dx. So when we type s1, s1 means g1 is 1, so g1 is put here 1, and once we are done with, we are just left with what, pi by 8 to 3 pi by 8 साइन स्क्वायर एक्स, हमारे पास सिर्फ यही बचता है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बचता है। तो अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन हमको करना है वो सिर्फ इतने से पार्ट का करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमें ये पता है कि कॉस टू एक्स क्या होता है, कॉस टू एक्स होता है बेसिकली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर एक्स को लिखना है, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद हमने इस सिंपल इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है कॉस टू एक्स को, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है पाई बाई 8। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 16s1 बाई पाई। 16s1 बाई पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16s1 बाई पाई, यहाँ पर s1 की जगह पर क्या रखेंगे हम, पाई बाई 8। तो अगर s1 की जगह पर हम पाई बाई 8 रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, इसका आंसर हमारा आ जाएगा 2। नाउ इट इज आस्किंग वैल्यू ऑफ 48 s स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर, s2 बाय पाई स्क्वायर। सो नाउ s2 की वैल्यू निकालनी है, s2 का हमारा ये फंक्शन बन जाता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया है, साइन स्क्वायर एक्स के बाद हमने 4x माइनस पाई डी एक्स लिख दिया है। अब यहाँ पर अगेन एक तरफ x है और दूसरी तरफ क्या है, 4x है, तो हमें ये चीज़ तो सेम करनी पड़ेगी। तो हमने साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ से 4 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, x माइनस पाई बाय 4 डी एक्स, राइट। तो अब सेम वे हमने साइन स्क्वायर एक्स को अगेन ऊपर वाले फॉर्मूले से हमें चेंज करना है।
उसको कैसे चेंज करेंगे कि x माइनस पाई बाय 4 को सबसे पहले हमने t लिया, तो इसको हमने dx इज इक्वल टू डी टी कर दिया, तो हमारे जो लिमिट्स होंगी वो भी चेंज हो गई, तो ये हो जाता है हमारा साइन स्क्वायर टी प्लस पाई बाय 4 मॉडुलस ऑफ टी। इसको हमने चेंज किया तो यहाँ पर हमारा 1 माइनस कॉस 2t आया था, इसको हमने लिख देना है कॉस 2t प्लस पाई बाय 2। अब सबको पता है ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ बड़ी सिंपल है, ये चीज़ हमारी क्या बन जाती है साइन 2t। ठीक है, ये चीज़ हमारी क्या बन जाएगी साइन 2t बन जाएगी। अगर ये अब साइन 2t बन जाएगा तो अब हमारे पास काफ़ी इजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब ये हमारे पास अगर ये साइन 2t आ रहा है तो हमने यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करा और हमने देखा कि ये माइनस पाई बाय 8 से पाई बाय 8 है, साइन 2t है, तो इसका जो ये इंटीग्रेशन बन रहा है इसका इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल बनेगा। क्यों? क्योंकि साइन तो हमारा क्या होता है, साइन का फंक्शन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ से अगर यहाँ पर आप सिमेट्रिक लोगे तो आपका जो एरिया आएगा वो तो क्या आएगा, एरिया तो खैर कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा बट इंटीग्रेशन जीरो आएगा बिकॉज इट इज़ एन ऑड फंक्शन। सो ये वैल्यू हमारी हो जाती है ज़ीरो, तो अगर ये वैल्यू हमारी हमने क्या कर दी ज़ीरो पुट कर दी तो अब ये ज़ीरो आ गया। तो सिंपली हमारे पास टी डी टी का इंटीग्रेशन है दैट इज़ टी स्क्वायर बाई टू, एक्सेप्शनल जो लिमिट्स की वैल्यूज़ होती हैं उसको पुट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 32 और उसके बाद उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/2। हमारे आंसर्स क्या बन जाएंगे, पहले S1 का आंसर हमारे पास आ गया था, S1 का आंसर आया था 2 और उसके बाद का आंसर है हमारे पास 1.5, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1.5। दो आंसर्स इसके भी हो जाते हैं। तो अगेन दिस वाज आई विल कंसीडर इट एज अ इजी टू मीडियम क्वेश्चन बिकॉज ऑल द बेसिक थिंग्स वर आस्क्ड। जस्ट आपको इंटीग्रेशन करना है, थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाया विच इज़ एडवांस को जस्टिफाई भी करता है। So now we have section 3. So section 3 again contained paragraph type questions. The previous one was STEM type questions. Now it is paragraph type questions. Or paragraph type questions maybe there were quite good questions. One of them was this itself. To categorize this question, अगर इस question को हम एक category में डालेंगे तो this was medium to difficult, but it involved some amount of analysis in terms of diagrams कि ये पूरा फिगर दिखेगा कैसा और क्या लिमिट्स होंगी और किस तरीके से लिमिट्स होंगी, ये सारी चीज़ें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बिना एनालिसिस के आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी श्योर, क्योंकि इसमें एनालिसिस लगेगी तो एनालिसिस कैसे लगेगी वो हम देख लेंगे। ये कह रहा है कि ए एन हमारा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जो ए एन की वैल्यू दे रखी है 2 to the power n minus 1, एन की वैल्यू 1 से लेकर के 2 3 कुछ भी हो सकती है। इस ए एन से जो सम आएगा एस एन, तो एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर, एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर एस एन माइनस 1, 0 हो सकता है। ठीक है, ऐसे सारे सर्कल्स को एक फैमिली ऑफ सर्कल्स बोल दिया गया है जो कि है सी एन। एक और सर्कल बनेगा जिसका सेंटर क्या होगा एस एन माइनस 1, और ऐसी सारी फैमिली ऑफ सर्कल्स को दे दिया गया है डी एन। और इसके ऊपर एक बड़ा सर्कल है जो कि एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग एन एरिया ऑफ अ सर्कल विच इज ऑफ रेडियस आर। इट इज रिप्रेजेंटिंग एन एरिया ऑफ सर्कल विच इज ऑफ रेडियस आर। तो उस केस में अब हमसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है और बड़ा अच्छे क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कंसीडर r इज इक्वल टू 1025/513, लेट k बी द नंबर ऑफ सर्कल्स ऑफ Cn, यानी कि ये वाली फैमिली के सर्कल्स दैट आर इनसाइड M, देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n इज। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा ये फिगर। तो कहने का देखो बेसिक मतलब क्या है कि ये तुम्हारा बड़ा सर्कल है, ये अपना बड़ा सर्कल है जो बाहर पर दिया हुआ है, इसके अंदर काफ़ी सारे सर्कल्स हैं जो कि ये सर्कल्स हैं, और ये सारे जो फैमिली ऑफ सर्कल्स हैं वो सी एन है, क्योंकि सी एन जो था वो रिप्रेजेंटेड था एस एन माइनस 1, 0 से। एस एन माइनस 1, 0 से अगर वो रिप्रेजेंटेड था तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि ये जो पॉइंट है ये एस एन माइनस 1, 0 है, ये पॉइंट है वो एस एन 0 होगा, और ये पॉइंट क्या होगा इस सर्कल का। अगर मैं इसको सर्कल को नाम दूं भी तो ये मेरा पहला सर्कल है,
ये दूसरा सर्कल और ये तीसरा सर्कल है। अब इन सर्कल्स की रेडियस को देखो, ये रेडियस है ए एन, ये रेडियस है ए एन माइनस वन, और ये रेडियस क्या है ए एन प्लस वन, और ये है ए एन प्लस टू। तो जैसे जैसे उधर जाता जाएगा तो ये रेडियस भी छोटी होती जाएगी। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसमें 1 एंड 3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 1 एंड 3 के बीच का डिस्टेंस है एस एन प्लस वन माइनस एस एन माइनस वन, दैट इज 1 अपॉन ए एन, वन अपॉन ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 1 अपॉन ए एन प्लस वन। ये है दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर बड़ा क्लियर पता चलता, और यू ऑल्सो नो दैट 1 अपॉन ए एन प्लस वन इज लेस देन 1 अपॉन ए एन इज लेस देन 1 अपॉन ए एन माइनस वन। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा बना कि ये जो हमारा सर्कल आएगा इसका एंड पॉइंट यहाँ पर होगा और इसका एंड पॉइंट यहाँ पर होगा। ये दो सर्कल 1 एंड 2 विल इंटरसेक्ट, 1 एंड 2 विल इंटरसेक्ट, 2 एंड 3 विल इंटरसेक्ट, बट सर्कल 1 एंड 3 वॉन्ट इंटरसेक्ट बिकॉज उनके बीच का जो डिस्टेंस है वही इतना ज़्यादा है। वही तो हम दिखते हैं ना, C1 C2 शुड बी, जब दो सर्कल्स के बीच में होता है, शुड बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2। तो दोनों सर्कल्स का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो R1 प्लस R2 से बड़ा होना चाहिए। तो R1 कितना है 1 अपॉन ए एन प्लस, rather it is not 1 upon an, I am writing it wrong, it is in fact an, an ही है, 1 upon an नहीं है। वो एक्चुअली हमारा 1 upon में चल रहा है वो सारी चीज़ें, तो इसलिए है कि 1 upon an होना चाहिए। बट an प्लस वन और प्लस an ये है, दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस तो यही आ जाएगा, an rather just a second, yeah, so ये हमारा 1 अपॉन ए एन नहीं आएगा, ये हमारा आ जाएगा ए एन प्लस वन, ठीक है। सो 1 अपॉन ए एन इज बिकॉज वो 1/2 है हमारे, हमको 1 अपॉन ए एन इस वजह से लिखा था क्योंकि यहाँ पर ये 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n प्लस वन है, इस वजह से 1 अपॉन ए एन हो गया। बट द सर्कल सेंटर इज ए एन, सो इफ द सर्कल सेंटर इज ए एन दैट मीन्स C1 C2 शुड बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2। तो C1 C2 हमारे को कितना दिया हुआ है ए एन प्लस वन, एंड R1 कितना है? R1 is an plus R2, that is an plus 2, which is this is obviously greater क्योंकि ये इससे बड़ा है। an is greater than an plus 1 is greater than an plus 2 by, because this is 1 2 raised to power n, 2 raised to power n plus 1, 2 raised to power n plus 2. This is something that was given over here. Rather it will be n minus 1, but that's a different case. N minus 1, this will be n plus 0 and this will be n plus 1 because it is 1 degree lesser than 1 n lesser than that. तो यहाँ पर ये आपके 3 सर्कल्स बन जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली ये देखना है कि ये जो आपकी लिमिटिंग कंडीशन है, ये जो आपकी लिमिटिंग कंडीशन है, ये आपकी लिमिटिंग कंडीशंस इस सर्कल के सेंटर, ये आपका सेंटर खत्म हो रहा है, ये आपका एक सर्कल खत्म हो रहा है, इस सर्कल का जो सेंटर है प्लस, अगर मैं इसको अच्छे से देखूं तो ये आपका छोटा सर्कल है और ये आपका बड़ा सर्कल है। तो इस सर्कल का सेंटर है, अगर मान लेते हैं एस एन माइनस वन और ये ए एन है, ये आपकी लिमिटिंग कंडीशन से कम होना चाहिए। तो दैट्स व्हाट एस एन माइनस वन प्लस ए एन शुड बी लेस देन 1025 डिवाइडेड बाय 513। वाई? बिकॉज दिस पर्टिकुलर लाइन रिप्रेजेंट्स और दिस डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स आर, this distance represents r, so sn should be less than that। अब आप सिर्फ n की वैल्यू के लिए फाइंड आउट कर लीजिए, तो n की वैल्यू आ जाती है 10। अब जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि ऑल्टरनेट सर्कल्स हैं, ऑल्टरनेट सर्कल्स हैं जो कि क्या होंगे, टच नहीं करेंगे। सो यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है, यहाँ को हमको पूछ रहा है k बी द नंबर ऑफ सर्कल्स, हमको पूछ रहा है k बी द नंबर ऑफ सर्कल्स ऑफ ऑल दो सर्कल सी एन दैट आर इनसाइड m। तो k कितना आया है, k की वैल्यू तो हमारे पास 10 आ गई थी। हाँ, लेट l बी द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सर्कल्स अमंग दीज सर्कल्स, k सर्कल्स सच दैट नो टू सर्कल्स इंटरसेक्ट।
कोई भी अगर दो सर्कल्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो वो ऐसे ऑल्टरनेट सर्कल्स होंगे। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी 5। आप वैल्यूज पुट करिए, आपका आंसर आ रहा है। अगर हम अर्थमेटिक, ये तो नॉर्मल प्लस माइनस है, 3k + 2l चाहिए था, आंसर हमारा आ रहा है 40। ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं ऑप्शन में अवेलेबल है या नहीं, बिल्कुल है, आंसर हमारा ये हो जाता है। नेक्स्ट सेम केस आपको करना है बट इस बार डायगोनल करना है। तो डायगोनल में हमारा जो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देखिए क्या होता है, ये हमारा डायगोनल में रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। नाउ टू गेट दिस पर्टिकुलर थिंग, अब इस डायरेक्शन में तो डिस्टेंस चेंज हो जाता है ना, ये Sn-1 कॉमा Sn-1 है। अब अगर इस डायरेक्शन में आपका डिस्टेंस चेंज हो चुका है तो आपका जो कोऑर्डिनेट से 0,0 से जो रेडियस की वैल्यू आनी चाहिए वो भी चेंज हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, √(Sn-1), रादर रूट ऑफ 2 Sn-1, √2 Sn-1 ये बन जाएगी। ये डिस्टेंस √2 Sn-1 बन गया। अब अगर ये डिस्टेंस √2 Sn-1 बन गया है तो बड़ा सिंपल सी बात है कि ये √2 Sn-1 यानी कि अगेन द सेम थिंग, this whole distance plus, if I can zoom this whole distance plus the radius, that is r, this whole distance plus the radius, that is r, that should be less than the given value। तो हमने यहाँ पर उसको कर दिया। अब इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे n के टर्म्स में, तो ये n की वैल्यू सिर्फ एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो 2⁻n−199 that should be लेसर देन 1 पॉइंट समथिंग। तो 2 टू द पावर 0 होगा और 2 टू द पावर 1 होगा, दो वैल्यूज होती हैं, यहाँ पर 1 आता है, यहाँ पर 2 आता है। ये वैल्यू तो कहीं यहाँ ही एग्जिस्ट करनी चाहिए और इससे छोटी वैल्यूज रहेंगी, तो यानी कि n की वैल्यू 0 ही होनी चाहिए। n मतलब ये टोटल जो भी वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो n का वैल्यू आ जाएगा 199। ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, बिल्कुल है, ऑप्शन है तो लगा देते हैं 199, आंसर हो जाए। नाउ moving on to the next part, 15 and 16 question number. This was one of the lengthiest in the whole paper because इसमें आपको हर एक क्वेश्चन के हर एक पार्ट को चेक करना पड़ेगा and you really don't have any other option apart from doing it. तो ये वाला सबसे लेंथी तो था ही and it really consumed a lot amount of time because for everything you had to do the calculation, you had to do every part of it. But again, this is something that is a regular drill. We try to solve these types of questions more often than not. So let's jump into it. Psi 1 is given and there is a psi 2, there is f, there is g. So f of 0 is equal to g of 0, that is equal to 0. Psi 1 of x is given as a function, psi 2 of x is given as a function, fx is given as a function and gx is given as a function. Right? So now it is asking with respect to this f, g, psi 1 and psi 2, it is asking that what will be the values of these things. तो अब अगर हम देखेंगे तो f रूट ln क्या पूछ रहा है, f रूट ln3 प्लस g रूट ln3 इज इक्वल टू 1/3। तो नाउ fx इज गिवन एज समथिंग लाइक दिस। fx यहाँ पर हमको कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो अगर fx ऐसा कुछ दिया हुआ है हमको और gx हमको ऐसा कुछ दिया हुआ है, दोनों इंटीग्रेशन में दिए हुए हैं, एंड द मेन पॉइंट इज यू नीड टू सॉल्व दीज इंटीग्रेशंस फर्स्ट, देन दैट्स द ओनली थिंग। हमको यहाँ पर कोई मैक्सिमा नहीं निकालना है, हमको यहाँ पर कोई मिनिमा नहीं निकालना है जो हम उसको डिफरेंशिएट करके x की वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दें। द ओनली पॉइंट इज आपको fx और gx को इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। तो अब आप इंटीग्रेट करने बैठेंगे तो fx को आपने लिख दिया, क्या लिखा, 2 to x t स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ t माइनस टी स्क्वायर e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर dt। उसके बाद आपने सिंपली इसको 0 से x में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट किया था आपने, ये -x से x दे रखा था आपको, या आपको -x से x दे रखा है, बट देन ऑन एनालाइजिंग अगर आप t की जगह पर -t पुट करते हो, क्या करते हो आप, t की जगह पर -t पुट करते हो तो चेंज क्या आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब कोई चेंज नहीं आएगा तो 0 से t कर दिया, इसको 0 से x कर दिया, यानी कि ओनली पॉजिटिव पार्ट ले लिया और 2 इंटू कर दिया, तो t माइनस टी स्क्वायर है। नाउ इट बिकम्स क्वाइट सॉल्वेबल, बट देन ये टी स्क्वायर अभी भी प्रॉब्लम करेगा। आपका जो इक्वेशन आया है वो कुछ ऐसा आ गया इंटीग्रेशन का, t माइनस टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी।
Now whatever you do, t e to the power t square is solvable by parts, but minus t square will again constitute another by part. तो अब आप उसको करने जाओगे तो देन वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा. तो लेट्स नॉट डाइव इनटू दैट लंबा प्रोसेस. लेट्स सी कि भाई जी एक्स सच में वो लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत भी है या फिर वो उसके बिना ही कुछ हो सकता है. तो जी एक्स में अगर हम देखेंगे तो 0 से एक्स स्क्वेयर है, रूट ऑफ टी ई टू द पावर माइनस टी डी टी. तो यहाँ पर अब आपको सेम सिंपल सा कैच देखना है कि आपको जी एक्स को सॉल्व करने की कोशिश कर. जब आप जी एक्स को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपका जी एक्स को सॉल्व होने के बाद ये आ जाएगा, सिंपल सब्सटीट्यूशन करना है, टी की जगह पर यू स्क्वायर डालना है. तो टी की जगह पर जैसे ही आप यू स्क्वायर डालोगे, आपका जो वैल्यू है वो ये जो हम टी स्क्वायर जो हम प्रॉब्लमेटिक एफ एक्स में बोल रहे थे वो यहाँ पर आ चुका है. अब जो प्रॉब्लम पहले था वो अब यहाँ पर अभी आ चुका, और तो और वो प्लस में बन चुका है. तो जब आप एफ एक्स प्लस जी एक्स करोगे तो वो दोनों चीज़ें कट जाएंगी एंड सिंपली एक बाई पार्ट्स लगाएंगे एंड आपका आंसर ये आएगा, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर. सिंपल बाई पार्ट्स है यहाँ पर, इस पोजीशन पर सिंपल बाई पार्ट्स लगा हुआ है एंड नथिंग एल्स. तो ये आ गया. अब सिंपली आपको क्या करना है, एल एन रूट एल एन थ्री एंड रूट एल एन थ्री एफ एंड जी में दोनों में वो वैल्यूज लगानी है. आपका आंसर आ जाएगा 2/3. सो दिस इज जस्ट फर्स्ट पार्ट. ओके, सो दिस इज जस्ट फर्स्ट पार्ट. इसका आंसर आपका आ जा रहा है, इसका आंसर आ जा रहा है 1/3. तो 1/3 है और यहाँ पर आ रहा है 2/3. तो डेफिनेटली दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या कह रहे हैं कि साई 1x आपके पास, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या कह रहे हैं यहाँ पर अगर देखें तो ये तो हमारा आंसर गलत हो गया. नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि फॉर एवरी x ग्रेटर देन 1 देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट 1 to x, 1 से लेकर के x में एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा, दस दैट साई 1x इज इक्वल टू 1 प्लस ax. तो यहाँ पर ऐसा जब भी आता है तो जनरली हम सोचते हैं कि LMVT लग सकता है, हो सकता है क्या पता लगे, बट लेट्स सी कि क्या LMVT हमें लगाना पड़ेगा या फिर नॉर्मली हम स्लोप से कर लेंगे. तो इसको एक बार स्लोप से करके देखते हैं. स्लोप से अगर करेंगे तो साई 1x आपको ये दिया हुआ है. अगर ये साई 1x आपको दिया हुआ है तो साई 1 डैश एक्स आप निकाल सकते हो. 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स आएगा. 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स की एक सबसे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, ये हमेशा 1 रहेगा. 1 तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो रहेगी क्योंकि ई टू द पावर माइनस एक्स है. ठीक है, ई टू द पावर माइनस एक्स कहने का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स, राइट. तो 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स कहने का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स कहने का मतलब हुआ कि ये वैल्यू हमेशा हमेशा क्या रहेगी, ये वैल्यू लेस देन 1. हमेशा क्या 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 कहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 रहेगी. तो हमारी जो मैक्सिमम 1 की वैल्यू हो सकती है वो टेंडिंग टू 1 होगी. इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है वो टेंडिंग टू मैक्सिमम वैल्यू जो है वो टेंडिंग टू 1 होगी. सॉरी, इसकी मिनिमम वैल्यू इसकी एक्चुअली मिनिमम वैल्यू आपकी टेंडिंग टू 0 होगी. तो इस पूरे फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो टेंडिंग टू 1 होगी. सिंस साई 1x इज ऑलवेज लेस देन, बिकॉज टेंडिंग टू 1 है और 1 अपॉन ई टू द पावर x टेक्निकली कभी भी 0 नहीं हो सकता अनटिल अनलेस इन्फिनिटी पे चला जाए. इन्फिनिटी तो बहुत दूर की बात हो जाती है. तो अब जो हमारी ये वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 है. तो स्लोप हमें पता चल गया कि लेस देन 1 है. हम एक वैल्यू देखते हैं कि साई 1 0 की वैल्यू क्या है. साई 1 0 की अगर हम वैल्यू देखेंगे तो बड़ी सिंपली आंसर आ जाता है हमारे पास 1. और जो हमारा फंक्शन दे रखा है अगर हम इसे f नहीं मान सकते, हम इसे कुछ भी फंक्शन मान लेते हैं, h ऑफ x मान लेते हैं, हम इसे h ऑफ x फंक्शन मान लेते हैं, इसकी भी वैल्यू 1 ही है एट x इक्वल्स टू 0. इन दोनों की वैल्यू सेम है. दोनों जो फंक्शंस हैं वो एक ही जगह से लाई करेंगे x इक्वल्स टू 0 पर. तो अगर एक ही जगह से लाई करेंगे तो अब सारा खेल आ जाता है इसका स्लोप का. एक बहुत फेमस एग्जाम्पल जो हम बहुत बार पढ़ाते भी हैं और पढ़ते भी हैं वो होता है साइन एक्स का और टेन एक्स का एट एक्स इक्वल्स टू 0. कौन सा फंक्शन ऊपर रहेगा, कौन सा फंक्शन नीचे रहेगा. इवन वाई इक्वल्स टू एक्स भी होता है, इफ़ यू गाइज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग. तो ये बड़ा सेम सा अगेन कन्वेंशनल चीज़ हो जाती है कि आपको देखना है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन आपका अगर ऊपर जा रहा है और दूसरा हमेशा नीचे जा रहा है, ऑल्सो इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग. तो ये फंक्शन दिस फंक्शन विल टेंड टू इंक्रीज एंड द नेक्स्ट फंक्शन विल स्लोली गो डाउन. सो सेम यहाँ पर भी होगा कि जब दोनों की
स्टार्टिंग वैल्यू सेम है, एक ज़्यादा स्लोप से जा रहा है एक नीचे स्लोप से जा रहा है, तो दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो अगेन जब ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ज़ीरो। this answer is not correct. Then see, for every x greater than 0, for every x greater than 0 there exists b element 0 comma x such that psi 2x is equal to 2x psi 1b psi 1 beta minus 1। तो या सी पार्ट में अगर हम देखेंगे तो ये पर्टिकुलर चीज़ दे रखी है, साई टू एक्स आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू इज टू पावर माइनस एक्स प्लस टू, तो साई टू डैश एक्स आप ले लोगे। अब यहाँ पर एल एम वी टी का आ रहा है क्योंकि हमारे पास नॉर्मल सी चीज़ दे दी गई है कि ये पर्टिकुलर अगर है तो एक जगह पर जिसकी स्लोप है वो ऐसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये साई टू एक्स माइनस वन माइनस जीरो डिवाइडेड बाय दिस, कन्वर्टिंग इट टू दिस, यहाँ पर हमारा ये जो वैल्यू बन रहा है ये साई वन बीटा बन जा रहा है। अब हमको ये कैसे पता चला कि एल एम वी टी यूज होगा, बिकॉज इट वॉज अगेन आस्किंग द सेम familiar language type of thing कि there exists a beta element 0 comma x such that psi 2 is equal to this, there exists a beta between this, and it always calls for LMVT, so that can be a technique. So yeah, this is correct, this particular question तो यहीं खत्म हो जाता है, but then let's still see it. F is an increasing function on the interval 0 comma 3/2, f is an increasing interval, तो f dash x को हम यहाँ पर इवेल्युएट करते हैं, f डैश एक्स हमारा आ जाता है 2x 1 माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर x एलिमेंट 0,1 हमें देखना है, f डैश एक्स क्या हो जाएगा, देखो 0,1 पर ये तो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और ए टू द पावर कुछ भी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होगा तो डी भी हमारा गलत हो गया, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। Focusing on the 16th part, so this was just one part, that was 15th part. Focusing on the 16th part is again क्या दे रखा है 16th part में हमें, which of the following statements is true, statement true बताना है, psi 1x is less than equal to 1 for all x greater than 1। so अब इसके लिए क्या होगा, psi 1x is equal to क्या दे रखा है हमें, e raised to power माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, और साई वन डैश एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। सो इसके लिए हमने पहले भी देखा था कि ये फंक्शन की मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 1 है, बिकॉज साई वन जो हमारे साई वन एक्स साई वन डैश की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, हमने पहले भी देखा था। तो ये फंक्शन बेसिकली अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है, क्योंकि जैसे ये ऊपर जाता जाएगा टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जैसे ही एक्स होता है तब तो ये 0 हो जाता है, बट जैसे ही ये 1 के क्लोज आ रहा है तो साई वन एक्स कौन से इंटरवल में 1,0 पूछ रहा है, राइट, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। सो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 दिस पर्टिकुलर थिंग विल ऑलवेज एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि साई वन डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो साई वन एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड साई वन 0 इज इक्वल टू 1। सो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्यों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू पूछ रहा है, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो साई वन डैश एक्स है वो क्या है, 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। नो, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन, सो एक्स एलिमेंट 0 से 1 में ये ट्रिकी रहेगा, एक्स एलिमेंट इवन 0 तो इंक्लूडेड भी नहीं है, एक्स एलिमेंट 0 to 1 में ये पर्टिकुलर चीज ट्रिकी रहेगी, एंड दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट करेक्ट। So psi 2x is less than equal to 0 for all x greater than 0. psi 2x, psi 2 dash क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2x minus 2 plus 2 e raised to power x. psi 2 double dash will become an increasing function. So psi 2x will always be greater than 0 if x is greater than 0. Hence option B is also wrong. क्यों भाई, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन को एनालाइज किया और हमने देखा कि अगर कहाँ पर पूछ रहा है, क्या रेंजेस हैं इसकी रेंज ये दे रहा है ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ग्रेटर देन 0 के लिए हमने ये देखा कि साई टू डबल डैश एक्स तो क्या है, साई टू डबल डैश एक्स हमारा इंक्रीजिंग है, साई टू डबल डैश एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो साई टू डैश, यहाँ पर हमको साई टू डैश पूछ रहा है, राइट, साई टू एक्स पूछ रहा है, साई टू डैश हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, साई टू डैश हमारा फंक्शन आ जाएगा 2x माइनस
2 plus e raised to power minus x. So अगर psi 2 dash x is greater than 0, if x is greater than 0 and this is also increasing, this is also increasing, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फंक्शन ही इंक्रीजिंग हो जाएगा. अगर पूरा का पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाए तो लेस देन 0 तो कैसे ही हो सकता है, इज नॉट पॉसिबल. Then the next part is fx greater than equal to 1 for 1 minus e raised to power x square minus 2 by 3. Now see, this is a particular peculiar type thing. ये चीज़ कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ये चीज़ मोस्टली एग्जिस्ट करती है ई टू द पावर के एक्सपेंशन में. तो यहाँ से हमको हिंट मिलता है ई टू द पावर का कुछ एक्सपेंशन होगा. सेम वे जी एक्स में भी ई टू द पावर का एक्सपेंशन होगा, हमें हिंट यहाँ से मिलेगा. तो अब जब हमें इस हिंट को मिल चुका है तो अब हम सीधा एफ एक्स को सॉल्व करते हैं. एफ एक्स को सॉल्व करेंगे तो माइनस टी स्क्वायर जो हम पहले कर रहे थे, जिसमें हमने बोला था कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर करने में, उसको अब सिंपली हमें क्या करना है, उसको अब सिंपली हमें एक पर्टिकुलर सीरीज़ के फॉर्म में लिख देना है. अब जब हमने इस पर्टिकुलर सीरीज़ को लिखा तो हमने देखा कि ये पर्टिकुलर हमारा आंसर आ रहा है. इंटीग्रेशन होने के बाद इसको हम सिर्फ इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे. जब हमने इस पूरी चीज़ को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ पर हमने देखा कि ये माइनस से स्टार्ट हो रहा है. माइनस 2x टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन. तो अब हमारे को x एलिमेंट 0,2 बोला है. x रेज टू पावर n इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन of n if x is an element of 0 to 1. अगर ये 0 और 1 में है, 0 and 1 both are not included, it will always be a decreasing function. अगर n जितना बढ़ता जाएगा ये वैल्यू उतनी घटती जाएगी. तो x रेज टू पावर 6 जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, x रेज टू पावर 6 दिया हुआ, अगला चीज़ जो आएगी वो क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू पावर 6 नहीं भी अगर है यहाँ पर, एक्स रेस टू पावर 6 की जगह पर कुछ और भी आता है, इट रियली डजेंट मैटर. एक्स रेस टू पावर 8 आ जाएगा यहाँ पर सपोज. टी रेस टू पावर 6 था यहाँ पर, टी रेस टू पावर 4 था, देन इट वॉज टी रेस टू पावर 6. तो द नेक्स्ट थिंग विल बी टी रेस टू पावर 8 एंड देन जो भी उसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर अगर 7 आता होगा तो 7 आ जाएगा. दैट कैन बी एडजस्टेड. द होल आइडिया इज एक्स रेस टू पावर एन एंड देन एक्स रेस टू पावर n+2 है. तो ये वैल्यू तो हमेशा इससे बड़ी रहेगी. नाउ इफ दिस इज इन नेगेटिव द होल फंक्शन विल बिकम नेगेटिव. और यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि ये फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए. ग्रेटर देन तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो वैल्यू ही नेगेटिव हो रही है. इसको हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जा रहा है. एफ एक्स माइनस दिस होल फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दैट इज़ वॉट रिटन ओवर हियर. ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है. आंसर तो हमें ऑलरेडी क्लियर है, बट हम जी एक्स को भी देख लेते हैं. जैसे हमने एफ एक्स किया है, जी एक्स को इसमें ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड अगर हम देखें तो जैसे हमने जी एक्स किया है, जैसे हमने एफ एक्स किया है, उसी तरीके से हमें जी एक्स को भी करना पड़ेगा. जी एक्स को करेंगे, जी एक्स करेंगे तो सिंपली ये वाला आ रहा है हमारे पास जेड स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी. तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर ई रेस टू पावर माइनस टी स्क्वायर को अगेन फिर से ओपन अप कर दिया. अब हमने जब ओपन अप किया है तो ये सेम कहानी यहाँ पर भी बनेगी. एंड यहाँ पर जैसे लेस देन 0 आ रहा था, सेम वे जी एक्स में भी लेस देन 0 बनेगा. तो हमारा जी एक्स भी क्या होना चाहिए फिर, लेस देन 0 होना चाहिए, विच इज़ राइट बिकॉज दिस इज गिवन एज जी एक्स माइनस दिस होल ब्रैकेट लेस देन इक्वल टू 0. दिस इज द करेक्ट थिंग. अब अगर ये सही है तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाए. इस तरीके से दिस वॉज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. दिस आई वुड लाइक टू नेम इट एज अ स्टार्ट क्वेश्चन. ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 4. तो सेक्शन 4 वॉज अगेन दिस पार्ट वॉज द ईजिएस्ट ऑफ ऑल. अब पूरे पेपर में सबसे ज़्यादा ईजी यहीं से ही आया था. बिल्कुल लास्ट में छुपा करके रखा है ईजी पार्ट कि बंदा वहाँ तक पहुँचे ही नहीं और उससे पहले उसका गेम ओवर हो जाए. तो यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है कि नंबर इज़ चूजन एट रैंडम. इस पूरे सेट से द सेट इज़ बेसिकली 1 2 3 से लेकर के 2000 तक. लेट पी बी द नंबर हुज मल्टीपल इज़ ऑफ 3, मल्टीपल इज़ ऑफ 7, देन 500 पी इज़. तो 3 का मल्टीपल निकाला, 7 का मल्टीपल निकाला. नाउ सबट्रैक्टिंग ऑल दोज नंबर्स दोज हु आर डुप्लीकेट, subtracting all those numbers that are duplicate, that means
मल्टीप्लाइड बाय 21। तो अगर मल्टीप्लाई बाय 21 के सारे नंबर्स निकाल लीजिए, ये 666 आएगा, 285 आएगा, एंड 25 से मल्टीप्लाई होने वाले नंबर्स 95 हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 214 डिवाइडेड बाय 500। हमसे पूछा है 500 पी, इस 214 तो हमारा आंसर हो जाता है इसका आंसर हमारा आ जाता है 214। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस विल बी क्विकर। यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, लेट ई बी द इलिप्स। इलिप्स है एक, और ये हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, राइट, वेयर लेट एम बी द मिड पॉइंट of the line segment P and Q. M is the midpoint of line segment P and Q, and M dash is the midpoint of the line segment P dash and Q dash. And the maximum value of the distance between M, PQ and PQ dash. The maximum possible value of the distance between M, PQ and M, PQ dash as PQ and Q dash vary on E. ये जो P, Q एंड Q डैश हैं, ये पूरे E पे वेरी कर सकते हैं, पूरे इलिप्स पे वेरी कर सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो हमने 3 वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमने मान लिए कि P, Q और Q डैश ये है। तो अब सिंपली आपको क्या देखना है कि M की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि वो मिड पॉइंट दिया हुआ है, आप M की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। M की वैल्यू आ गई, M डैश की वैल्यू आ गई। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट M डैश। सो फॉर M डैश व्हाट यू विल सी इज, you will see a particular thing that says, what you will see कि m डैश जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि m डैश comes out to be in terms of alpha, comes out to be in terms of beta, comes out to be in terms of alpha, comes out to be in terms of beta। जो हमने बाकी चीज़ें ली हुई थी, यानी कि इंडिपेंडेंस जो हमारा था, रादर जो हमारी जितनी भी टर्म्स थी वो सारी की सारी टर्म्स क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ पी होती। पी का कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ। तो अगर p का कोई भी वेरिएबल नहीं है तो ये हमारी क्या हो जाएगा, m डैश एक पिक्यूलियर सा ये चीज़ बन जाएगा, p से कोई वेरिएबल नहीं है और ये यहाँ पर दे रखा है हाफ है, तो ये इसका डबल लेंथ का हो जाएगा, ये इसका डबल लेंथ का हो जाएगा। तो अगर ये इसका डबल लेंथ का है तो हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू डैश देखना है, और क्यू डैश की मैक्सिमम वैल्यू निकालना काफ़ी आसान है। क्यू डैश की जब मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे दैट इज 8, and 8 by 2 will be 4, so answer will be 4। Same way, now moving on to question number 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर का बहुत ही पिक्यूलियर सा सवाल होता है, काफ़ी बार हम इसको करते भी हैं कि एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है, इसमें हमें ये वैल्यूज़ को निकालना पड़ता है। इस तरीके से ये वेरी करता है, तो हमें ये जो बार ग्राफ्स बनते हैं इनकी वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं हमें निकालना पड़ता है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन दे रखा है इस पर्टिकुलर चीज़ का, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 10 रूट ऑफ 10x डिवाइडेड बाई x+1 dx विच इज एन अ ग्रेटेस्ट इंटीजर। सबसे पहले हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन की रेंज निकालनी है, और रेंज निकालने के बाद हमें देखना है कि क्या क्या वैल्यूज़ कहाँ कहाँ पर आती हैं, तो उसके हिसाब से जो x की वैल्यूज़ होंगी वो सेग्रीगेट हो जाएंगी। रेंज निकालने के लिए हमने देखा कि y को हमने पुट करा 10x डिवाइडेड बाई x+1, yx माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस वाई, तो x इंटू वाई माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस वाई। जो x है हमारा उसकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं, x की वैल्यू 0 से लेकर के 10 के बीच में है। अब अगर x की वैल्यू 0 से लेकर के 10 के बीच में है तो यहाँ पर भी 0 से लेकर के 10 के बीच में वैल्यूज़ रखनी है, तो y की भी वैल्यूज़ यही होनी चाहिए। अब हमें ये देखना है कि y की कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो दो पार्ट्स होंगे यहाँ पर, इन दोनों पार्ट्स का तो क्या होगा, इंटरसेक्शन होना चाहिए, राइट, क्योंकि y हमारा क्या हो सकता है, अब हमारे पास एक fx है जो हमें दे रखा है 0 और हमें दे रखा है 10, तो fx का एक पार्ट तो ये भी होता है और fx का एक पार्ट ये भी है, दोनों चीज़ें हमें देखनी है। तो यहाँ से हमने इसको 2 में डिवाइड कर दिया। नाउ दिस fx इन फैक्ट हैज़ hx अपॉन gx, तो दिस हैज़ टू बी दिस, और ये भी fx है तो hx अपॉन gx, और ये भी हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो दोनों के अगेन 2 पार्ट हो जाते हैं। इस पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका तो हमारे पास 0 से 10 और इसका नो सॉल्यूशन आ जाता है, ये आंसर बन जाता है हमारा 0 से 10। सेम वे अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा ये आंसर आ जाता है ये। इन दोनों को जब हम क्या करते हैं, इन दोनों का पहले भी ऊपर बोला है, हमें इन दोनों को इंटरसेक्शन करना है। इन दोनों का अगर हमने इंटरसेक्शन किया तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कुछ ये आ जाती है।
जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वैल्यू ये कुछ ये आ जाएगी इस तरीके से, 0 से 10/11। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रूट ऑफ वाई क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के 10/√11 हो जाएगा। तो एफ ऑफ वाई कितने कितने कितनी, यहाँ पर 10/√11 है, दैट इज 3 पॉइंट समथिंग, राइट। तो 3 वैल्यू तो आएंगी, 0 1 2 3, ये वैल्यूज तो हैं। अब ये वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। वैल्यूज क्या निकालनी पड़ेंगी कि x की कौन कौन सी वैल्यूज, भैया हमारे जो फंक्शंस हैं, अगर हमारे x जो हमारी फंक्शंस एफ ऑफ वाई है, ये यहाँ पर 0 हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 हो रहा है, ऐसे चलता जा रहा है। बट ये जो लिमिट्स हैं ये तो हमें नहीं पता ना, ये x की लिमिट्स हमें नहीं पता है, तो हमें ये x की लिमिट्स पहले निकालनी पड़ेंगी। तो हम पहले y को 1 रखेंगे, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी 1/9, y को 2 रखा तो x की वैल्यू आई 2/3, y को 3 रखा तो x की वैल्यू आई 9। तो अब हमने इस इंटीग्रेशन में उस लिमिट्स को पुट कर दिया। जब हमने उस लिमिट्स को पुट करा है उसके बाद हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आता है 182/9। हमसे पूछा था 9i क्या होता है, का आंसर आ जाता है 182। तो ये हो जाता है हमारा पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन वाला पार्ट। नाउ सेक्शन जो हमको लास्ट में दिया हुआ था, सेक्शन 4, दिस वाज प्रीटी इजी, बट देन अगेन सेक्शन जब हमने 15 और 16 जो क्वेश्चन करा, दिस वाज वेरी वेरी लेंथी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको हर एक आंसर को सॉल्व करना था, हर एक ऑप्शन को सॉल्व करना था। इनफैक्ट 13-14 was the best conceptual question that you will come across in the whole paper 2. So overall, again repeating the same, reinstating the same thing, that the paper was quite tricky, the paper was quite lengthy, the paper was, can be said, difficult, but at the same point of time I hope आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड if you have got your solutions, if you got things that went wrong or didn't go your way, hope you will not stop learning, so keep learning. And just the last wish that all the best. Thank you so much for watching the video.